तामीर ए इंसाफ का ये कैसा दस्तूर है, जज साहब के लिए कानून भी मजबूर है। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कहने को तो देश में न्यायपालिका सबसे पवित्र संस्था मानी जाती है, जहां हर फैसला संविधान की कसौटी पर तय होता है और हर जज न्याय के तराजू को बराबरी से थामे हुए दिखता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही तराजू थामने वाला खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर उस पर यकीन कैसे कायम रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा ने निजी समारोह में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारी विरोध तो पहले से ही हो रहा था। अमूमन जहां जजों की शपथ सार्वजनिक समारोह में होती है, वहीं जस्टिस वर्मा ने सीजेआई की अनुमति से अपने चैम्बर में ही शपथ ली। जस्टिस वर्मा को उनके खिलाफ आंतरिक जांच जारी रहने तक कोई न्यायिक कार्य भी नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े कई असहज सवाल फिर से खड़े हो गए हैं, क्योंकि बात अब एतबार की है कि जिस जज के यहाँ से कैश बरामद होने की जांच की जा रही है, वह अब फिर से मुकदमों की सुनवाई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अब ज़रा उस आम नागरिक की स्थिति पर गौर कीजिए जो अपने जीवन का सबसे अहम केस लेकर इस न्यायालय में पहुंचा है और सामने वही जज बैठे हैं जिनका नाम हाल ही में कैश कांड से जुड़ा है। उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उसे भरोसा रहेगा कि जज साहब निष्पक्ष हैं? क्या उसका मन नहीं डगमगाएगा कि कहीं इस फैसले पर पैसे की ताकत का असर न हो? और अगर फैसला उसके खिलाफ चला गया तो क्या वो इसे न्याय मान पाएगा या उसे यही लगेगा कि पैसा बोलता है? ये हम बात तब की कर रहे हैं जब वो अदालती मामलों में सुनवाई करेंगे। हालांकि अभी तो उनको रोका गया है जांच पूरी होने तक, लेकिन अगर वो बेकसूर भी हो जाते हैं, उनके पक्ष में भी सारा कुछ आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल यही है कि क्या जिनकी सुनवाई करेंगे, जिस व्यक्ति को लेकर सुनवाई करेंगे, जिस संस्था को लेकर सुनवाई करेंगे, जो व्यक्ति अदालत में जाएगा, उनके मामले उनके सामने जज साहब के सामने होंगे, तो क्या एतबार कभी कायम हो पाएगा या पीछे की चीज़ें लगातार पीछा करते रहेंगी? दूसरी बात कि सोचिए कि उस वकील को लेकर जो सामने खड़ा होकर बहस कर रहा है, क्या वह पूरे आत्मविश्वास से दलील दे पा रहा होगा? ये सवाल हैं और सवाल उपज रहे हैं जो हमने कैश कांड को लेकर सुलगते नोटों के अंबार को मीडिया में देखने के बाद। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, यह उस व्यवस्था की साख का सवाल है जो आम जनता से कहती है कि हम सबसे ऊपर नहीं, संविधान के अधीन है। तो सवाल उठता है कि जब किसी आम अफसर के लिए जांच, सस्पेंशन और बर्खास्तगी के रास्ते तय हैं, तो फिर जजों के लिए क्यों नहीं? क्यों न्यायपालिका में कार्रवाई की राह इतनी मुश्किल बना दी गई है कि आज तक कोई जज संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हटाया नहीं जा सका? क्या वाकई देश में जजों से बड़े नियम हैं या फिर यह कोई क्लब संस्कृति है जहां अपनों के खिलाफ कोई उंगली उठाने की इजाज़त नहीं? क्या न्याय के मंदिर के भीतर भी एक अछूत व्यवस्था पल रही है जिसे छूना मना है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की वापसी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था में जवाबदेही का भी कोई स्थान है या फिर यहाँ सिर्फ चुप्पी, पर्देबाजी और लिपापोती ही चलती रहती है या चलती है। हालांकि जस्टिस वर्मा को उनके खिलाफ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि आंतरिक जांच जारी रहने तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास पर भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का सामना कर रहे हैं। क्लिक इंडिया आज यह सवाल आपके सामने रखता है कि क्या देश की न्याय व्यवस्था के नियम निभाने के लिए बने हैं या फिर तोड़ने के लिए? और ये सवाल इसलिए कि भारत में अगर कोई व्यक्ति सरकार की नौकरी करता है तो उसे ऐसे ही कभी हटाया नहीं जा सकता। ऐसा करना न सिर्फ गलत होता है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। हमारे देश में प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का एक अहम सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को सज़ा देने से पहले उसे पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख सके। सरकारी नौकरी में अगर किसी कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप लगता है, जैसे घूस लेना, काम में लापरवाही या कोई गड़बड़ी, तो सीधे सीधे उसे हटाया नहीं जाता। पहले एक अनुशासनात्मक जांच यानी डिसिप्लिनरी
प्रोसीडिंग्स होती है, इसमें देखा जाता है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या नहीं। लेकिन जब बात देश में जजेस को लेकर आती है तो सवाल उठता है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। सवाल है, और इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि आज तक देश में एक भी जज को इस तरीके से नहीं हटाया जा सका। अब समझिए कि जज को हटाने की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। अगर किसी जज पर गंभीर आरोप लगते हैं तो सबसे पहले संसद में महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है। ये प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। अगर संसद का स्पीकर या चेयरमैन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है जिसमें शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई सीनियर जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई जज और एक प्रतिष्ठित न्यायविद जिसे स्पीकर या चेयरमैन नामित करते हैं। ये समिति आरोपों की गहराई से जांच करती है और जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देती है। गवाहों के बयान, दस्तावेज, सबूत सब कुछ परखा जाता है। अब अगर जांच समिति को लगता है कि आरोप गलत हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो समिति अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस होती है और वोटिंग कराई जाती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है और अगर राष्ट्रपति इस पर मंजूरी दे देते हैं तो जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अब तक किसी जज को इस प्रक्रिया से हटाया गया है? जवाब है नहीं। अब तक 7 बार इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन या तो जांच के बीच में मामला रुक गया या फिर जज ने खुद इस्तीफा दे दिया। तो क्या जजों के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती? ऐसा नहीं है। कुछ और तरीके हैं जिनसे उन पर दबाव डाला जा सकता है, जैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई जज ऐसा व्यवहार करता है जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो कोर्ट खुद इस पर संज्ञान ले सकता है। हालांकि इससे सीधे जज को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सार्वजनिक रूप से चेतावनी या आलोचना की जा सकती है जिससे दबाव बनता है। दूसरा तरीका है गुप्त सजा, यानी उस जज को अहम मामलों से दूर रखना, उनका ट्रांसफ़र कर देना या बाकी जजों द्वारा नज़रअंदाज करना। लेकिन यह तरीका न पारदर्शी होता है, न ही इसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड होता है। तीसरा तरीका है इन हाउस जांच। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई जज लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है या उनकी कार्यशैली संदिग्ध है तो सुप्रीम कोर्ट एक आंतरिक जांच शुरू कर सकता है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जज को इस्तीफा देने की सलाह दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। लेकिन इन सारे तरीकों में एक बात साफ है, इनमें से कोई भी तरीका न तो पूरी तरह पारदर्शी है, न ही जवाबदेही तय करता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जजों को हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए। मौजूदा प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि इसे पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी जज पर गंभीर आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जवाबदेह भी ठहराया जाना चाहिए। तो अब सवाल है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को थोड़ा सरल किया जाए, एक स्वतंत्र निगरानी समिति बनाई जाए जो जजों के खिलाफ आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे और अगर किसी जज पर बार बार शिकायतें आती हैं तो उसकी सार्वजनिक जांच हो। ऐसा करने से जनता का भरोसा भी बना रहेगा और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात साफ है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला अगर खुद सवालों के घेरे में हो तो फैसले आते रहेंगे, अदालतें चलती रहेंगी, लेकिन इंसाफ खुद अपने ही कटघरे में खड़ा नजर आएगा। इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा सबसे बड़ा आधार है। लेकिन जब किसी जज पर सवाल उठते हैं और जवाबों की जगह चुप्पी होती है तो भरोसे में दरार पड़ने लगती है।
ज़रूरी है कि अदालतें सिर्फ न्याय करती नज़र ही ना आए, बल्कि न्याय होते हुए दिखे भी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक जज का नहीं होता, सवाल पूरे सिस्टम की कैपेबिलिटी की भी होती है। अगर जज पर सवाल उठें तो जवाबदेही भी तय हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये भरोसा रहे कि इस देश में न्याय सबसे ऊपर है और न्याय की कुर्सी पर बैठा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। इसी सोच के साथ सवाल उठाइए, जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी नहीं, जागरूकता सबसे बड़ी ताकत होती है।